Hello, children. Welcome to your favorite channel, Study with Jenny. Today, read this chapter, 8th class Geography, chapter 4th, Name it Agriculture. प्यारे बच्चों, इसमें हम एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं, किस प्रकार की फार्मिंग की जाती है। तो एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरी एक्टिविटीज़, और हमारे वर्ल्ड की जो 50% पर्सनस होते हैं एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंक्लूड होते हैं। लेट्स स्टार्ट चैप्टर। हमारे चैप्टर की शुरुआत एक स्टोरी से होती है। इस स्टोरी में गुरप्रीत, माधव एंड टीना वर वॉकिंग थ्रू द विलेज वेयर दे सा अ फार्मर टीलिंग लैंड। और ये लोग क्या है, एक गांव से गुजर रहे होते हैं और ये देखते हैं कि एक फार्मर क्या है, खेत में जुताई कर रहा होता है। द फार्मर टोल्ड देम that he was growing wheat and had just added manure to the soil to make it more fertile। और वो फार्मर उन बच्चों को बताता है कि उसने इस लैंड में क्या है, वीट को ग्रो किया है, साथ में अब इनफर्टाइल को और लैंड को और मोर फर्टाइल बनाने के लिए उसने मैन्योर को भी ऐड किया। ही टोल्ड द चिल्ड्रंस दैट the wheat would fetch a good price in the mandi, from where it would be taken to factories to make bread and biscuit from flour। और वो बच्चों को बताता है जब उसकी फसल पककर तैयार हो जाएगी इसको मंडी में ले जाएगा और उसको एक गुड प्राइस मिलेगा इसका। और जो हमारा व्हीट है उसका फ्लोर बना के फैक्ट्रीज में भेजा जाएगा और फ्ैक्ट्रीज से इसके ब्रेड और बिस्किट्स बनाए जाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि व्हीट से मैनी प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं। दिस ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ प्लांट टू अ फिनिश्ड प्रोडक्ट इन्वॉल्व्स 3 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। और एक प्लांट को उस ग्रो करने में और उसके पूर्ण रूप से प्रोडक्ट बनने में क्या है, 3 इकोनॉमिक एक्टिविटीज से गुजरना पड़ता है। These are primary, secondary and tertiary activities. Primary activities include all those concerned with extractions and productions of natural resources। तो प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अंदर एक्सट्रैक्शंस और प्रोडक्शंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज को कनेक्ट किया जाता है। एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग आर गुड एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज़। Secondary activities are concerned with the processing of these resources। और secondary activities के अंदर manufacturing of steel, baking of bread and weaving of clothes are example of the secondary activities। Tertiary activities provide support to a primary and सेकेंडरी सेक्टर्स थ्रू सर्विसेज। और जो टर्सरी एक्टिविटीज होती है वो क्या हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं, उनको सर्विस में सपोर्ट करती है। ट्रांसपोर्ट है, ट्रेड है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस और एडवर्टाइजिंग, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, टर्सरी एक्टिविटीज़ के एग्जाम्पल हैं। हम यहाँ पर जा रहे हैं कि एग्रीकल्चर की वर्ड ओरिजिन किस प्रकार से हुई। द वर्ड एग्रीकल्चर इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड से निकला है। एगर और एग्री का मीनिंग है सोयल और कल्चर मीनिंग है कल्टीवेशन और टीलिंग ऑफ सोयल। तो इसका एग्रीकल्चर का मीन्स हुआ जो सोयल के ऊपर जो हम कल्टीवेशन करते हैं उसको एग्रीकल्चर कहते हैं। Agriculture is a primary activities. It include growing crops, fruits, vegetables, flowers and rearing of livestock। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटीज है, इसके अंदर क्रॉप्स को, फ्रूट्स को, वेजिटेबल्स को, फ्लावर्स को और यहाँ तक कि पशुपालन को भी इंक्लूड किया जाता है। इन द वर्ल्ड 50% ऑफ पर्सन्स आर इंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। 2/3 ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन इज स्टिल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। और जो वर्ल्ड की 50% पर्सनस हैं वो क्या है, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में इंगेज्ड हैं। और इंडिया की 2/3 पॉपुलेशन है वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है। और एक एग्रीकल्चर करने के लिए उसके लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होनी ज़रूरी हैं। फॉर एग्जांपल फेवरेबल टोपोग्राफी होनी चाहिए ऑफ सोइल एंड क्लाइमेट और विटल फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। The land on which the crops are grown is known as a arable land। और जिन एरियाज में क्रॉप्स को ग्रोवन किया जाता है उनको एरिएबल लैंड कहते हैं। फिगर 4.1 इन द मैप यू कैन सी दैट एग्रीकल्चर एक्टिविटीज concerned in those regions of the world where suitable factors for the growing of the crops exist। और
जो हमारे 4.1 के अंदर जो वर्ल्ड का मैप दिखाया गया है उसको हम देख सकते हैं कि उसमें एग्रीकल्चर करने के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस को दर्शाया गया है। तो बच्चों आप देख सकते हैं जो वर्ल्ड का जो मैप है इसके अंदर जो ग्रीन एरिया दिखाया गया है वो सारा एरिया क्या है, एरेबल लैंड है, यहाँ पर खेती की जाती है, कृषि योग्य भूमि है। अब हम फैक्ट देखते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, डू यू नो, यहाँ पर मैनी टाइप्स की कल्चर्स बताई हैं, एग्री, सेरी, पीसी, विटी और हॉर्टिकल्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीकल्चर को जानेंगे, द साइंस एंड आर्ट ऑफ कल्टीवेशन ऑन द सोयल, रेजिंग क्रॉप्स एंड रीडिंग लाइव स्टॉक, इट इज आल्सो कॉल्ड फार्मिंग। तो अभी हमने बच्चों जाना था एग्रीकल्चर क्या होता है, जो सोयल के ऊपर कल्टीवेशन करना एग्रीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब सिल्क वॉर्म, सेरीकल्चर कॉमर्शियल रीडिंग ऑफ सिल्क वॉर्म, इट मे सप्लीमेंट द इकोनॉमिक इनकम ऑफ द फार्मर। जो हमारी सेरीकल्चर है वो कॉमर्शियल रीडिंग की जाती है सिल्क वॉर्म की, और ये हमारी इनकम, फार्मर की इनकम का एक सप्लीमेंट भी बन सकता है। नेक्स्ट है हमारा पीसी कल्चर, तो या मत्स्य पालन करना, ब्रीडिंग ऑफ फिश इन स्पेशली कंस्ट्रक्टेड टैंक्स एंड पॉन्ड्स, और स्पेशली जो टैंक्स और पॉन्ड्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्टेड करके हम पीसी कल्चर कर सकते हैं। विटीकल्चर कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स की कल्टीवेशन करना विटीकल्चर कहलाता है। नेक्स्ट है हमारा हॉर्टिकल्चर, ग्रोइंग वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स फॉर कॉमर्शियल यूज, कॉमर्शियल यूज के लिए जो वेजिटेबल्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स ग्रो करते हैं उसको हम हॉर्टिकल्चर कहते हैं। तो बच्चों ये हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी वेरी इंपॉर्टेंट है। फार्म सिस्टम, एग्रीकल्चर और फार्मिंग कैन बी लुक्ड एट एज अ सिस्टम। फार्मिंग और एग्रीकल्चर क्या है, एक सिस्टम है। द इम्पोर्टेंट इनपुट्स आर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मशीनरी एंड लेबर्स। तो क्या है, हमारी एग्रीकल्चर करने के लिए हमारे पास जो है मेन इनपुट कौन कौन से हैं, जो सीड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, मशीनरी है और हमारी लेबर है। तो इस पिक्चर में देखेंगे हम, देखो कुछ इनपुट है, कुछ प्रोसेस है और लास्ट एंड फाइनल फिर हमें आउटपुट मिलता है। तो हमने इनपुट में किसको शामिल किया है, मशीनरी है, सीड्स है, केमिकल्स हैं, और प्रोसेसिंग में देखो पल्गिंग करना, सोविंग और फिर स्प्रेइंग करना, और फिर हमारा आउटपुट लास्ट एंड फाइनल क्रॉप्स तैयार हो गया, हमें क्रॉप्स मिली। फिर इसमें देखो फिजिकल और ह्यूमन फार्म इनपुट्स दिखाए गए हैं। तो फिजिकल इनपुट्स में क्या आता है, एक एग्रीकल्चर के लिए सनशाइन की बहुत ज़रूरी होता है, रेनफॉल, टेम्परेचर, सोइल एंड स्लोप। और ह्यूमन इनपुट्स भी ज़रूरी होते हैं एग्रीकल्चर के लिए, उसमें स्टोरेज, लेबर, मशीनरी और केमिकल्स। सम ऑफ द ऑपरेशन इन्वॉल्व आर पल्गिंग, सोविंग, इरिगेशन, वीडिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो एक एग्रीकल्चर या क्रॉप को ग्रो करने के लिए सबसे पहले हम पल्गिंग करते हैं, खेत की जुताई करते हैं, फिर उसमें सोविंग करते हैं, बीज को बोते हैं, फिर इरिगेशन करते हैं, उसकी सिंचाई करते हैं, और वीडिंग मतलब खरपतवार, जो हमारे प्लांट, जो हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं उसके साथ में जो अनावश्यक प्लांट्स उगाते हैं उनको हटाना वीडिंग कहलाता है। और हार्वेस्टिंग, लास्ट एंड फाइनल उसकी कटाई करते हैं, हार्वेस्टिंग कहलाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक एग्रीकल्चर को इनपुट फिर कितनी प्रोसेस से गुजरना पड़ा, फिर लास्ट एंड फाइनल हमें जाके आउटपुट मिलता है। द आउटपुट फ्रॉम द सिस्टम इंक्लूड क्रॉप्स, वूल, डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स। तो एग्रीकल्चर में हमें लास्ट एंड फाइनल क्रॉप मिली, और वूल है जो हमें शिप से मिलती है, और जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं हमें एनिमल से मिलते हैं, पोल्ट्री प्रोडक्ट्स हमें हैन से मिलते हैं, हैन हमें एग भी देती है, मीट भी देती है, इस प्रकार से हैन से हमें चिकन भी मिलता है। टाइप्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग इज अ प्रैक्टिसाइड्स इन वेरियस वेज अक्रॉस द वर्ल्ड। तो क्या है, जो फार्मिंग होती है वर्ल्ड के अंदर अलग अलग प्रकार की फार्मिंग की जाती है, डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल कंडीशंस, डिपेंड ऑन
produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types. क्या है जो हम एग्रीकल्चर करते हैं वो क्या है, जोग्राफिकल कंडीशंस पर बेस होती है और डिमांड ऑफ प्रोडक्ट और उसमें लेबर की और टेक्नोलॉजी की, इन सब की ज़रूरत पड़ती है। उसके साथ ही जो हमारी फार्मिंग होती है उसको हमने टू मेन टाइप में क्लासिफाइड किया है। इसमें दीज आर सबसिस्टेंस फार्मिंग और कॉमर्शियल फार्मिंग। तो सबसे पहले हम इसमें एक फैक्ट दिया गया है, इंटरेस्टिंग फैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग ऑर्गेनिक मैन्योर एंड नेचुरल पेस्टिसाइड आर यूज इंस्टीड ऑफ केमिकल्स। जो हम फार्मिंग करते हैं उसके अंदर ऑर्गेनिक मैन्योर खाद का यूज करते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड्स का, और यहाँ तक कि जो केमिकल्स होते हैं उनका भी ऑर्गेनिक रूप से यूज करते हैं। नो जेनेटिक मॉडिफिकेशन इज डन टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ द क्रॉप। और हमारी जो क्रॉप है उसको ज़्यादा पैदावार करने के लिए हम क्या है, किसी भी मॉडिफिकेशन टूल्स का यूज नहीं करते हैं। वो क्या है, ऑर्गेनिक फार्मिंग कहलाता है। अब हम देखेंगे सबसिस्टेंस फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग में दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड टू मीट द नीड्स ऑफ द फार्मर्स फैमिलीज। और ये वाली जो खेती की जाती है उसके अंदर क्या है, फार्मर अपनी नीड्स को पूरा करता है। ट्रेडिशनली लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड हाउस होल्ड लेबर आर यूज टू प्रोडक्ट ऑन स्मॉल आउटपुट। और क्या है, ट्रेडिशनली रूप से खेती की जाती है, इसमें कम से कम टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है हमारे, और घर की ही जो लेबर होती है, और इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट है वो बहुत कम मात्रा में तैयार होता है। और सबसिस्टेंस फार्मिंग कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज इंटेंसिव और सबसिस्टेंस एंड प्राइमेटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो आगे चलकर जो सबसिस्टेंस फार्मिंग है उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन इंटेंसिव subsistence agriculture, the farmer cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop annually on the same plot. इसके अंदर जो फार्मर्स होता है वो एक स्मॉल प्लॉट, लैंड के एक स्मॉल प्लॉट के ऊपर ही खेती करता है। वो अपने सिंपल टूल्स का यूज करता है, उसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का यूज करता है। और उसको जो क्लाइमेट है वो क्या है, सनशाइन वाला होना चाहिए, और उसके पास जो लैंड है वो फर्टाइल होनी चाहिए, और उसमें है जो वो कृषि है वो साल भर के लिए सेम प्लॉट के ऊपर ही खेती करता है। तो उसको कौन सी क्रॉप कहते हैं हम, इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं। इसमें क्या है, राइस होती है वो मेन क्रॉप होती है, अदर क्रॉप इंक्लूड होती है, इसमें वीट है, मेज है, पल्सीज है, ऑयल सीड्स है। और इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर इज प्रिवलेंट इन द थिकली पॉपुलेटेड एरियाज ऑफ द मॉनसून रीजन्स ऑफ साउथ, साउथ ईस्ट और ईस्ट इंडिया। और इस प्रकार की जो एग्रीकल्चर है वो थिकली पॉपुलेटेड एरिया, मॉनसून रीजन्स वाले एरिया में और साउथ ईस्ट एशिया में की जाती है। फिर आती है हमारी प्राइमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, इंक्लूड शिफ्टिंग कल्टीवेशन एंड नोमैडिक एग्री हर्डिंग। और जो हमारी क्या है, प्राचीन जीवन निर्वाह कृषि होती है, इसके अंदर क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग को भी इंक्लूड किया जाता है। तो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, जब तक हमारी लैंड क्या होती है, मोर फर्टाइल होती है, हम उस एरिया में खेती करते हैं, फिर कुछ समय बाद उस प्लॉट को हम छोड़ देते हैं और नेक्स्ट जगह खेती करने लग जाते हैं। वो क्या है, हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहलाती है।
Shifting cultivation is practiced in the thick forest areas of Amazon basins, tropical Africa, parts of Southeast Asia and Northeast India. और जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो थिक घने जंगलों में अमेजोन के, और जो ट्रॉपिकल अफ्रीका है वहाँ, और एशिया के साउथ ईस्ट पार्ट में और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर की जाती है. दीज आर द एरिया ऑफ हैवी रेनफॉल एंड क्विक regenerations of vegetations. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. क्या होती है, जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है उन एरियाज में जो वेजिटेशन होती है उस जो कुछ फॉरेस्ट का जो एरिया होता है उसको क्लियर करके उस एरिया का जो ट्रीज होते हैं उनको बर्निंग करके ये खेती की जाती है. द एसिड्स आर देन मिक्सड विद द सोइल एंड क्रॉप्स लाइक मेज, यम, पोटैटोज एंड कसावा आर ग्रोवन. और जो ये ट्रीज वगैरह बर्न किए जाते हैं उनकी जो ऐश होती है वो क्या फर्टाइल होती है, उसको सोइल में मिक्स किया जाता है. उसके बाद उसमें जो उगाई जाने वाली क्रॉप्स हैं वो मेज है, यम है, पोटैटो है, कसावा है, ग्रोवन की जाती है. आफ्टर द सोइल लॉस इट फर्टिलिटी. और जब वो सोइल क्या है अपनी फर्टिलिटी खोने लगती है, द लैंड इज अबंडेंटेड एंड द कल्टिवेटर मूव्स टू अ न्यू प्लॉट. और क्या है वो लोग दूसरी जगह क्या है मूव कर जाते हैं अपनी खेती करने के लिए. शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज आल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से भी जाना जाता है. तो स्लैश शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अदर नेम क्या है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है. डू यू नो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज नोन बाय डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है उसको वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट नाम से जाना जाता है. झूमिंग कृषि कहाँ पर जाना जाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इस शिफ्टिंग कल्टीवेशन को झूमिंग के नाम से जाना जाता है. मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से, ब्राज़ील में रोका और मलेशिया में लदांग. तो इस प्रकार से बच्चों ये भी हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो हमारी शिफ्टिंग कल्टीवेशन है किस एरिया में किस नाम से इसको जाना जाता है. फिर आता है हमारा नोमैडिक हर्डिंग. नोमैडिक मतलब जो घुमंतू होते हैं या जो चलवासी लोग होते हैं पशुओं के साथ रहने वाले. देखो ये पिक्चर में भी दिखाया गया है यहाँ पर नोमैडिक हर्डर्स विद देयर कैमल्स के साथ. तो नोमैडिक हर्डिंग इज अ प्रैक्टिस इन द सेमी एरिड एंड एरिड रीजन्स ऑफ सहारा, सेंट्रल एशिया एंड सम पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक राजस्थान एंड जम्मू कश्मीर. जो नोमैडिक हर्डिंग है वो क्या है हमारे एरिड और सेमी एरिड एरियाज में खेती की जाती या नोमैडिक हर्डिंग की जाती है. और ये कौन कौन से रीजन्स में की जाती है, सहारा, सेंट्रल एशिया और हमारे इंडिया के कुछ पार्ट्स हैं लाइक राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर. इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. क्या है जो हमारे हर्डर्स हैं होते हैं वो क्या है अपने एनिमल्स के लिए फोडर और वो वाटर की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव कर जाते हैं. दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स एरियाज इन रिस्पॉन्स टू क्लाइमेट कंस्टेंट्स एंड terrain. Sheep, camel, yak and goat are most commonly reared. और यहाँ पर पाले जाने वाले क्या है जो कॉमनली जो एनिमल्स हैं उनमें शिप को इंक्लूड है, कैमल, याक और गोट्स को इंक्लूड किया गया है. दे प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, hides and other products to the herders and their families. और ये क्या है हर्डर्स और उनकी फैमिलीज के लिए क्या प्रोडक्ट देते हैं, मिल्क, मीट और वूल प्रोवाइड कराते हैं. कॉमर्शियल फार्मिंग. इन कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोन एंड एनिमल्स आर रेयर्ड फॉर सेल इन मार्केट. जो कॉमर्शियल फार्मिंग की जाती है वो क्या है मार्केट में सेल करने के लिए की जाती है.
or the areas cultivated, the amount of capital used in large. Most of the work is done by machines. Commercial farming include commercial grain farming, mixed farming and प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जो कॉमर्शियल फार्मिंग्स है उसके अंदर क्या है, जो क्रॉप्स है उसको ग्रोवन किया जाता है, एनिमल्स को रेयर्ड किया जाता है और इनको मार्केट में सेल किया जाता है। और इस कल्टीवेशन को करने के लिए बड़ी मात्रा में कैपिटल की नीड होती है और इसमें सबसे ज़्यादा काम मशीनों से किया जाता है। कॉमर्शियल फार्मिंग में इंक्लूड कौन कौन सी फसलें इंक्लूड की जाती हैं, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग और मिक्स्ड फार्मिंग और प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अब हम जानेंगे कॉमर्शियल फार्मिंग में सबसे पहले ग्रेन फार्मिंग को जानेंगे। इन कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग क्रॉप्स आर ग्रोवन फॉर कॉमर्शियल पर्पज। और जो ये कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है वो क्या है, कॉमर्शियल पर्पज के लिए उगाई जाती है। वीट एंड मेज आर कॉमन कॉमर्शियल ग्रोइंग ग्रेन्स। तो वीट और मेज क्या है, कॉमन कॉमर्शियल ग्रोइंग ग्रेन्स हैं जो उगाए जाते हैं। मेजर एरियाज वे आर कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड आर टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप एंड एशिया। तो इस प्रकार की जो कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग है वो एशिया में, यूरोप में और टेम्परेट ग्रासलैंड ऑफ नॉर्थ अमेरिका में ग्रो की जाती है। दीज एरियाज आर सेपरेटली पॉपुलेटेड with large farms spreading over hundreds of hectares। और ये जो फसलें हैं वो सेपरेटली पॉपुलेटेड मतलब जो विरल जनसंख्या है, कम जनसंख्या पाई जाती है, उन एरियाज में क्या है हंड्रेड्स हेक्टेयर्स पर ग्रो की जाती है। सब विंटर्स रस्टिकेट और द ग्रोइंग सीजन्स एंड ओनली अ सिंगल क्रॉप ग्रोवन क्रॉप्स कैन बी ग्रोवन। और क्या है, यहाँ ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण यहाँ पर क्या है साल में एक फसल को ही ग्रो की जाती है। इन मिक्स्ड फार्मिंग द लैंड इज यूज्ड फॉर ग्रोइंग फूड एंड फोडर क्रॉप्स एंड रेयरिंग लाइव स्टॉक। तो हमने कॉमर्शियल फार्मिंग की फर्स्ट फार्मिंग के बारे में देख लिया था, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। अब सेकंड है मिक्स्ड फार्मिंग। तो मिक्स्ड फार्मिंग की जो लैंड होती है उसका यूज फूड के लिए, फोडर क्रॉप्स के लिए और रेयरिंग लाइव स्टॉक के लिए किया जाता है। और ये जो मिक्स्ड फार्मिंग है उसकी खेती क्या है, इट इज़ प्रैक्टिस इन यूरोप में, ईस्टर्न यूएसए में, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में की जाती है। प्लांटेशन आर टाइप ऑफ अ कॉमर्शियल फार्मिंग। तो प्लांटेशन भी एक कॉमर्शियल फार्मिंग का टाइप है। वेयर सिंगल क्रॉप ऑफ टी, कॉफ़ी, शुगर केन, केसू, रबर, बनाना और कॉटन आर ग्रोवन। तो यहाँ पर ये फसलें ग्रो की जाती हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर एंड कैपिटल आर रिक्वायर्ड। और क्या है, बड़ी मात्रा में लेबर की और कैपिटल की यहाँ रिक्वायर होती है। द प्रोड्यूस में बी प्रोसीड ऑन द फार्म इटसेल्फ और इन नियर बाई फैक्ट्रीज। और यहाँ क्या है, जो जो क्रॉप्स यहाँ ग्रो की जाती है उसके आसपास में फैक्ट्रीज होती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ आ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज ससेशनल फॉर सच फार्मिंग। और क्या है, इस फार्मिंग के लिए सबसे बड़ा जो ट्रांसपोर्ट नेटवर्क है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। मेजर प्लांटेशंस आर फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड के जो ट्रॉपिकल रीजन्स हैं उन एरियाज में ये प्लांटेशन की जाती हैं। और मलेशिया में रबर की खेती और ब्राज़ील में कॉफ़ी और इंडिया और श्रीलंका में टी प्लांटेशन किया जाता है। अब हम मेजर क्रॉप्स के बारे में जानेंगे। अ लार्ज वेराइटी ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोवन टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रोइंग पॉपुलेशन। और यहाँ की पॉपुलेशन ज़्यादा ग्रो कर रही है, उसके कारण क्या आए दिन जो क्रॉप्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है। इस कारण से लार्ज वैरायटी में क्रॉप्स को ग्रो किया जाता है। क्रॉप्स आल्सो सप्लाई रॉ मटेरियल्स फॉर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। और जो क्रॉप्स होती हैं वो क्या है, जो रॉ मटेरियल्स होता है वो एग्रो बेस्ड
इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। और मेजर फूड क्रॉप्स आर व्हीट, राइस, मेज एंड मिल्क। और मेजर क्रॉप्स में फसलें उगाई जाती हैं। जूट और कॉटन क्या है, फाइबर क्रॉप्स हैं। और जो इम्पोर्टेंट बिवरेज क्रॉप्स टी और कॉफ़ी हैं। और राइस इज़ द मेजर फूड क्रॉप ऑफ द वर्ल्ड। और राइस क्या है, यहाँ की मेजर फूड क्रॉप है। इट इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स। राइस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल। और जो राइस है वो क्या है, जहाँ उसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर होना चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, हाई रेनफॉल होना चाहिए। इट ग्रोज बेस्ट इन ओलेवेल क्लेली सोइल विच कैन रिटेन वाटर। और यहाँ पर जो सोइल है वो क्या है, क्लेली सोइल होनी चाहिए और उसमें पानी रोकने की क्षमता होनी चाहिए। चाइना लीड्स इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस फॉलोड बाय इंडिया, जापान एंड श्रीलंका एंड इजिप्ट। और जो चाइना है वो क्या है, इसका मोस्ट प्रोड्यूसर्स होता है। और जो इंडिया है, जापान है, श्रीलंका है, इजिप्ट इसके बाद में इसका प्रोडक्शंस करते हैं। इन फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन एज इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स आ ईयर आर ग्रोवन। और जो बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल है वहाँ पर क्या उसके फेवरेबल कंडीशंस पाई जाती हैं, उसके कारण साल में 2 या 3 फसलें ग्रो की जाती हैं। Wheat requires moderate temperature and rainfall during growing seasons and bright sunshine at the time of harvest। और wheat को ग्रो करने के लिए मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए और मॉडरेट रेनफॉल होना चाहिए। और क्या है, यहाँ पर कुछ टाइम के लिए सनशाइन भी होनी चाहिए। इट थ्राइव्स बेस्ट इन वेल ड्रेन्ड लोमली सोइल। और जो क्या है, सोइल है वो लोमली होनी चाहिए। और व्हीट इज ग्रोवन एक्सटेंसिवली इन यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रसिया, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। और जो बड़ी मात्रा में जो व्हीट ग्रो करने वाले एरियाज हैं, यूएसए है, कनाडा है, अर्जेंटीना है, रसिया है, यूक्रेन है, ऑस्ट्रेलिया है, फिर इंडिया है। इंडिया इट्स ग्रोवन इन विंटर। इंडिया में यह खेती विंटर में की जाती है। मिल्स दे आर आल्सो नोन एज अ coarse grains are and can be grown on less fertile and sandy soils। और जो मिल्स होता है उसको मोटे अनाज के रूप में जाना जाता है और ये कम फर्टाइल वाली लैंड में और सैंडी सोइल में ग्रो करता है। इट इज़ अ हार्डी क्रॉप दैट नीड्स लो रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर एंड एक्वेट रेनफॉल। और जो क्या है, मिल्ट है उसके लिए क्या है कि जो रेनफॉल होती है वो लो रेनफॉल होनी चाहिए, हाई मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए और एक्वेट रेनफॉल। ये क्या है, इतनी जो वर्षा होती है इसके लिए पर्याप्त होती है। ज्वार, बाजरा एंड रागी आर ग्रोवन इन इंडिया, अदर कंट्रीज आर नाइजीरिया, चाइना एंड नाइजर। और ज्वार, बाजरा, रागी इंडिया में ग्रो किया जाते हैं। अदर कंट्रीज हैं नाइजीरिया, चाइना और नाइजर, वहाँ भी ग्रो किया जाता है। मेज रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, रेनफॉल एंड लॉस्ट ऑफ सनशाइन। और बड़ी मात्रा में क्या है, यहाँ पर सनशाइन होना चाहिए। इट नीड्स वेल ट्रेड फर्टाइल सोइल्स होनी चाहिए। मेज इज ग्रोवन इन नॉर्थ अमेरिका में, ब्राज़ील में, चाइना में, रसिया, कनाडा, इंडिया और मैक्सिको में ग्रो की जाती है। कॉटन रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल, 210 फॉरेस्ट फ्री डेज एंड ब्राइट सनशाइन। तो कॉटन को ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर की रिक्वायर्ड होती है, लाइट रेनफॉल होता है, 200 या 210 क्या है, पाला रहित डेज होने चाहिए और ब्राइट सनशाइन होना चाहिए। और इट ग्रो बेस्ट ऑन ब्लैक एंड एलुवियल सोइल होनी चाहिए। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील एंड इजिप्ट आर द लीडिंग प्रोड्यूसर्स हैं कॉटन के। इट इज़ वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए कॉटन क्या है, एक रॉ मटेरियल है। जूट
जूट वाज आल्सो नोन एज द गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। इट ग्रो वेल्स ऑन alluvial soil and requires high temperature, heavy rainfall, humid climate होना चाहिए। This crops is grown in the tropical areas. India and Bangladesh are the leading producers of jute। और क्या है कि इंडिया और बांग्लादेश हैं इसके बहुत बड़े प्रोड्यूसर्स हैं जूट के। कॉफ़ी रिक्वायर्ड वार्म एंड वेट क्लाइमेट एंड वेल ड्रेन्ड लोमली सोयल। और कॉफ़ी क्या है उसके लिए वार्म और वेट क्लाइमेट होना चाहिए और वेल ड्रेन्ड लोमली सोयल होनी चाहिए। हिल स्लोप्स आर मोर सुटेबल होते हैं इसके लिए फॉर ग्रोथ दिस क्रॉप। इस क्रॉप्स को ग्रोथ करने के लिए ब्राज़ील इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर है, फॉलोड बाय कोलंबिया एंड इंडिया है। बाद में कोलंबिया और इंडिया आते हैं। टी इज अ बीवरेज क्रॉप ग्रोवन ऑन प्लांटेशन। टी क्या है एक पेय पदार्थ है और ये प्लांटेशन से ग्रो किया जाता है। दिस रिक्वायर्स कूल क्लाइमेट एंड वेल डिस्ट्रीब्यूट हाई रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर फॉर द ग्रोथ ऑफ इट्स टेंडर लीव्स। और क्या है इसके लिए टी को ग्रो करने के लिए कूल क्लाइमेट होना चाहिए और हाई रेनफॉल होना चाहिए। और जो इनकी कोमल लीव्स होती हैं उनके लिए भी कूल क्लाइमेट बहुत ही ज़रूरी है। इट नीड्स वेल ड्रेन लोमली सोयल्स एंड जेंटल स्लोप्स होने चाहिए। तो वेल ड्रेन लोमली सोयल होनी चाहिए और मंद स्लोप्स होने चाहिए। लेबर इन लार्ज नंबर ऑफ रिक्वायर्ड पिक अप द लीव्स। और इन लीव्स को चुनने के लिए क्या है बड़ी मात्रा में लेबर की रिक्वायर्ड होती है। केन्या, इंडिया, चाइना, श्रीलंका प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ऑफ टी इन द वर्ल्ड। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट refers to efforts made to increase farm productions in order to meet the growing demand of increasing population। और एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स किए जा रहे हैं इसके प्रोडक्शंस को इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि आए दिन क्या है हमारी पॉपुलेशन क्या है बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है। उसके कारण क्या है एग्रीकल्चर की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। दिस कैन बी अचीव इन मैनी वेज सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप्ड एरिया, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, इम्प्रूविंग irrigation facilities, use of fertilizers and high yielding variety of seeds। और हाई प्रोडक्शन पैदा करने के लिए क्रॉप्स को क्या है इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी होनी चाहिए और हमें अच्छे फर्टिलाइजर्स का यूज करना चाहिए। इस प्रकार से हम बड़ी मात्रा में क्रॉप्स हैं उनको ग्रो कर सकते हैं। मशीनिज्म्स और एग्रीकल्चर इज आल्सो अनदर एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। द अल्टीमेट एम ऑफ एग्रीकल्चर डेवलपमेंट इज टू इंक्रीज फूड सिक्योरिटी। और फूड सिक्योरिटी के लिए क्या है हमारे एग्रीकल्चर को डेवलपमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। ये क्या एग्रीकल्चर के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। एग्रीकल्चर है डेवलप्ड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। और एग्रीकल्चर क्या है डिफरेंट पार्ट में डिफरेंट प्रकार से की जाती है। डेवलपिंग कंट्रीज विद लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस इंटेंसिव एग्रीकल्चर वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन स्मॉल होल्डिंग मोस्टली फॉर सब्सटेंस। Large holding are more suitable for commercial agriculture as in USA, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। और क्या है जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उसमें क्या है लार्ज पॉपुलेशन होती है, इसके लिए वहाँ पर क्या है इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है और यह एग्रीकल्चर एक स्मॉल पार्ट पर की जाती है। और लार्ज होल्डिंग आर मोर सुटेबल कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। और जहाँ बड़े एरिया होते हैं वहाँ पर कॉमर्शियल एग्रीकल्चर की जाती है। यूएसए में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज ऑफ फार्म्स। और हम क्या है आगे 2 केस को स्टडी करेंगे फार्म्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल है वन फ्रॉम इंडिया का है और अदर फ्रॉम यूएसए। लेट्स अस अंडरस्टैंड अबाउट एग्रीकल्चर इन द डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। तो इसमें क्या है डेवलपिंग कंट्रीज में इंडिया आता है और डेवलप्ड कंट्रीज में
यूएसए आता है तो उन दोनों की एग्रीकल्चर करने के वेज को हम जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें अ फार्म इन इंडिया, देयर इज अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो इसमें उत्तर प्रदेश के एक गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट आदिलाबाद विलेज का एग्जाम्पल लिया गया है। मुन्ना लाल इज अ स्मॉल फार्मर है वहाँ पर, उसके पास एक फार्म लैंड है और वो 1.5 हेक्टेयर में फैला है। उसका हाउस है वो क्या है, मेन विलेज में है। ही परचेज हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर्स। और वो क्या है, अच्छी फसल करने के लिए प्रत्येक अल्टरनेट ईयर में क्या है सीड्स को परचेज करता है। द लैंड इज फर्टाइल एंड ही ग्रोज एट लीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर विच आर नॉर्मली वीट और राइस एंड पल्सिज। और उसकी लैंड फर्टाइल है, वो 1 ईयर में कम से कम 2 क्रॉप्स को ग्रो करता है और राइस, पल्सिज और वीट्स को ग्रो करता है। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिस। और वो क्या है, अपनी खेती के लिए अपने फ्रेंड्स, एल्डर्स और जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं उनसे एडवाइस लेता रहता है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट फॉर पल्गिंग हिज फील्ड, दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स still use traditional method of using bullocks for ploughing. There is a tubewell in the nearby fields which he takes on rent to irrigate his field. और वो अपनी खेती में पल्गिंग करने के लिए ट्रैक्टर को रेंट पर लेता है। उसके जो फ्रेंड्स हैं वो क्या है, ट्रेडिशनल रूप से खेती करते हैं, अपने बुल्क से ही पल्गिंग करते हैं और उसके नियर बाई में एक ट्यूबवेल है, उससे वो रेंट पर अपने फील्ड्स को इरिगेट करता है। मुन्ना लाल आल्सो हैज़ 2 बफेलोज और फ्यू हैंस हैं उसके पास। ही सेल मिल्क्स इन अ कोऑपरेटिव स्टोर लोकेट इन द नियर बाई टाउन। He is a member of the cooperative society which also advise him on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and artificial intimations। और वो क्या है, अपने पास के ही कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें नियर बाई टाउन में अपने दूध को सेल करता है और वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मेंबर भी है। और वहाँ से उसको अपने एनिमल्स के फोडर के लिए और कुछ उनके जो एनिमल्स हैं उनकी हेल्थ के बारे में और जो आर्टिफिशियल गर्भाधान है उसके बारे में एडवाइस मिलती रहती हैं। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प इन वेरियस फार्म activities. Sometimes he takes credit from a bank of the agriculture cooperative society to buy HYV seeds and implements। और उसके ऑल मेंबर्स हैं उसकी जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में हेल्प करते हैं और कभी कभी उसको क्या है, बैंक से लोन लेना पड़ता है वह अपनी अच्छी प्रकार की सीड्स खरीदने के लिए और अच्छे औजार खरीदने के लिए उसको बैंक से लोन लेना पड़ता है। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी लोकेट इन द नियर बाई टाउन सिंस मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स डू नॉट हैव लेक स्टोरेज फैसिलिटीज। और उसको अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनको बेचने के लिए नियर बाई मंडी में जाना पड़ता है और उसके पास क्या है, अपने जो अनाज को स्टोर करने के लिए फैसिलिटीज की कमी है। दे आर फोर्स्ड टू सेल द प्रोड्यूस even when the market is not favorable to them. In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities और जो वो अपनी फसल को बेचने के लिए मजबूर है और वो मंडी में अपने अनाज को बेचने जाता है। कुछ रिसेंट ईयर्स की बात करें तो गवर्नमेंट्स ने कुछ स्टेप्स को उठाया है अनाज को स्टोरेज करने के लिए। A farm in the USA. The average size of a farm in the USA is much larger than that of a Indian farm. और जो USA के फार्म हैं वो क्या है, इंडिया के फार्म से काफ़ी बड़े होते हैं। A typical farm size in USA is about
250 हेक्टेयर में फैले होते हैं। द फार्मर जनरली रिसाइड इन द फार्म, और जो फार्मर्स होते हैं वो जनरली क्या है, वहीं फार्म पर निवास करते हैं। सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन और शुगर बीट ग्रो किए जाते हैं। जो होन अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन द आयोवा स्टेट ओवन्स अबाउट 300 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड। और यूएसए का एक फार्मर है जिसका नाम जो होन है, उसके पास अपनी 300 हेक्टेयर्स लैंड होती है। ही ग्रोज कॉर्न ऑन हिज फील्ड आफ्टर मेकिंग श्योर दैट सोइल एंड वाटर रिसोर्सेज मीट द नीड्स ऑफ दिस क्रॉप। और वो अपनी जो लैंड है उसके ऊपर जो कॉर्न है वो तभी ग्रो करता है जब वो श्योर हो जाता है कि उसकी जो सोइल है और वाटर रिसोर्सेज हैं उसकी क्रॉप्स के लिए अनुकूल है। और एडक्वेट रिसोर्सेज एडक्वेट मेजर आर टेकन टू कंट्रोल पेस्ट that can damage the crops. From time to time he sends the soil samples to a soil testing laboratory to check whether the nutrients are sufficient or not. और वो क्या है, समय समय पर जो उसकी सोइल होती है उसकी टेस्टिंग के लिए लेबोरेटरी में भेजता रहता है। और वह ये भी जानता रहता है कि जो उसकी सोइल है उसकी कहीं फर्टिलिटी लॉस तो नहीं हो गई है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो उसकी जो क्रॉप्स है उसको ग्रो करने के अनुकूल हैं। द रिजल्ट्स हेल्प जो होन टू प्लान अ साइंटिफिक fertilizers programs. His computer is linked to a satellite which gives him a precise pictures of his field. और उसका जो कंप्यूटर है वो क्या है, सैटेलाइट से लिंक है। इसके कारण जो उसकी फार्म है उसकी पिक्चरें उसको समय समय पर मिलती रहती हैं। दिस हेल्प्स हिम टू यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड वाट एवर दे आर रिक्वायर्ड। और इससे क्या है, उसको समय समय पर हेल्प मिलती रहती है कि किस प्रकार के उसको केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज करना है, कौन कौन से पेस्टिसाइड्स का उसकी फार्म को रिक्वायर्ड है। ही यूज ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स, लेवलर, कंबाइंड हार्वेस्टर एंड थ्रेशर्स टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चर ऑपरेशंस। और क्या है, अपनी एग्रीकल्चर्स के लिए वो ट्रैक्टर्स का, सीड ड्रिल्स का, लेवलर का और कंबाइंड हार्वेस्टर का, थ्रेशर्स का एग्रीकल्चर के लिए यूज करता रहता। ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोरेज और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसी। और उसका जो ग्रेन्स होता है वो क्या है, ऑटोमेटिक ग्रेन स्टोर में स्टोरेज हो जाता है और वो मार्केट एजेंसी में डिस्पैच कर दिया जाता है उस ग्रेन्स को। द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक अ बिजनेसमैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर। और जो यूएसए का जो फार्मर होता है वो एक बिजनेसमैन की तरह होता है, ना कि एक पीजेंट फार्मर की तरह। तो इस प्रकार से बच्चों हमने जाना जो इंडिया का फार्म है और जो यूएसए का फार्म है उसमें कितना बड़ा डिफ्रेंशिएट था। तो उसमें काफ़ी डिफ्रेंशिएट हमें देखने को मिला। आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आपको चैप्टर समझ में आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे उनको ज़्यादा बेनिफिट हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।